दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे रैपियर वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम और हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ रैपियर लूम्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रैपियर वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम। तो गाइज इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइस डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आज के डिस्कशन का सब्जेक्ट है रैपियर वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं गाइस रैपियर लूम वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम। तो गाइस जो हमारी रैपियर लूम होती है वो सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल लूम होती है और रैपियर लूम के ऊपर जो वेफ्ट की काउंट रेंज होती है तो बहुत वाइड रेंज होती है काउंट की। और रैपियर लूम के अंदर हम मोटे से मोटा धागा और पतले से पतला धागा बिना किसी लूम में बड़े चेंज के हम अपने लूम के ऊपर चला सकते। और गाइस जो हमारा रैपियर लूम होता है उसके अंदर वेफ्ट की जो जर्नी होती है वो पूरी पिकिंग मोशन के दौरान बिल्कुल कंट्रोल्ड रहती है। और रैपियर लूम के अंदर फैब्रिक विड्थ भी आप मशीन के स्पेसिफिकेशन की लिमिट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो रैपियर लूम होती है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। गाइस रैपियर लूम के अंदर जो वेफ्ट कलर की रेंज होती है वो 8 से लेके 16 तक होती है। गाइस ये तो मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया रैपियर लूम के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ रैपियर लूम्स। गाइस जो हमारी रैपियर लूम्स होती हैं तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। किसी मशीन में कोई सा मैकेनिज्म यूज किया जाता है और जब कोई आप दूसरी मशीन देखेंगे तो उसमें डिफरेंट मैकेनिज्म यूज किया जाता है। तो गाइस ये जो हमारी रैपियर लूम्स होती हैं उनको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो गाइस देखिए सबसे पहली जो रैपियर लूम की कैटेगरी होती है वो होती है सिंगल रैपियर लूम। गाइस ये जो हमारी सिंगल रैपियर लूम होती है इसके अंदर वेफ्ट इंसर्शन के लिए हम केवल एक रैपियर का यूज करते हैं। और जो हमारा रैपियर होता है तो उसकी ट्रेवलिंग डिस्टेंस आपके रीड स्पेस के इक्वल होती है। और इस तरीके की जो लूम होती है उनकी स्पीड कम होती है। गाइस जो हमारा बार का धागा होता है वो रैपियर के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालता है। गाइस दूसरा प्रकार होता है डबल रैपियर लूम। तो गाइस जो हमारी डबल रैपियर लूम होती है इसके अंदर हम वेफ्ट को शेड के अंदर इंसर्ट करने के लिए दो रैपियर का प्रयोग करते हैं। आधी डिस्टेंस तक एक रैपियर धागा ले जाता है और दूसरी जो आधी डिस्टेंस होती है वहां पे आपका दूसरा वाला रैपियर धागा ले जाता है। और गाइस जो हमारे रैपियर्स होते हैं तो दोनों रैपियर्स में से प्रत्येक रैपियर रीड स्पेस से आधी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और डबल रैपियर लूम को हम हाई स्पीड पर चला सकते हैं और क्योंकि हम डबल रैपियर यूज करते हैं तो हमारे रैपियर के ऊपर बार का प्रेशर भी काफी हद तक कम हो जाता है। गाइस एक होता है फ्लेक्सिबल रैपियर लूम्स। तो गाइस देखिए यहाँ पे ये जो हमारी फ्लेक्सिबल रैपियर लूम होती है इसके अंदर यार्न को ग्रिप करने के लिए जो ग्रिपर्स होते हैं उनको एक फ्लेक्सिबल रिबन के ऊपर माउंट किया जाता है। और ये जो फ्लेक्सिबल रिबन होते हैं ये टेफ्लॉन और कार्बन फैब्रिक से बने हुए होते हैं। गाइस जो हमारा रिबन होता है उसकी लेंथ लगभग रीड स्पेस के इक्वल होती है। गाइस ये हम आपको डबल रैपियर लूम के हिसाब से बता रहे हैं। तो यदि आपका डबल रैपियर लूम है तो वहां पे आपका जो रिबन होता है उसकी लेंथ लगभग लगभग आपके रीड स्पेस के इक्वल होती है। और जब हमारा वेफ्ट इंसर्शन होता है तो रिबन का सिर्फ आधा लेंथ ही शेड के अंदर एंटर करता है और रिबन का आधा भाग बाहर मशीन में होता है। और गाइस अब होता क्या है कि जब आपका इंसर्शन होता है तो रिबन आपका शेड के अंदर जाता है और फिर इंसर्शन होने के बाद में जब वो वापस लौटता है तो जो आपकी रिमेनिंग लेंथ होती है जो आपके शेड के अंदर एंटर नहीं करती है वो एक हॉलो टेप गाइड या रैपियर गाइड के अंदर चली जाती है। गाइस जो रिमेनिंग लेंथ होती है तो रिमेनिंग लेंथ हम उस लेंथ को कहते हैं
जो वेब इंसर्शन के दौरान आपके सेट के बाहर निकली रहती है। और ये जो रिबन के रैपियर टेप गाइड के अंदर या होलो टेप गाइड के अंदर जाने का जो कार्य होता है, ये तभी पॉसिबल होता है जब आपका रिबन फ्लेक्सिबल हो। तो गाइस, ड्यू टू द यूज ऑफ फ्लेक्सिबल रैपियर रिबन्स, दिस काइंड ऑफ लूम इज कॉल्ड ए फ्लेक्सिबल रैपियर लूम। गाइस, लूम के अंदर चूंकि हम फ्लेक्सिबल रैपियर रिबन का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हम इस तरीके के लूम को फ्लेक्सिबल रैपियर लूम बोलते हैं। और इस तरीके की लूम को हम रिजिड रैपियर की तुलना में हाई स्पीड पे चला सकते हैं। और कोई भी रैपियर लूम कम स्पेस ऑक्युपाइड करता है। गाइस, एक होती है आपकी रिजिड रैपियर लूम। तो देखिए गाइस, जो आपकी रिजिड रैपियर लूम होती है, इसके अंदर जो हमारे धागे को पकड़ने वाले ग्रिपर्स होते हैं, उनको एक रिजिड रैपियर रैक के ऊपर माउंट किया जाता है। तो जब आपकी लूम के अंदर रिजिड रैपियर रैक का प्रयोग ग्रिपर को माउंट करने के लिए किया जाता है, तो इस तरीके के लूम को हम रिजिड रैपियर लूम कहते हैं। और जो हमारे रिजिड रैपियर लूम होते हैं, तो उनके अंदर जो रैपियर रैक होते हैं, वो थोड़े से वेट में भारी होते हैं, इसलिए उनकी जो स्पीड होती है फ्लेक्सिबल रैपियर से थोड़ी सी कम होती है। और जो हमारे रिजिड रैपियर लूम होते हैं, वो ज्यादा स्पेस भी ऑक्युपाई करते हैं। गाइस, अब एक होता है आपका नेगेटिव वेव ट्रांसफर रैपियर लूम। तो गाइस देखिए, नेगेटिव वेव ट्रांसफर रैपियर लूम क्या होता है। गाइस, इस तरीके के मैकेनिज्म के अंदर जो हमारे ग्रिपर्स होते हैं, तो उनके अंदर जो धागा ग्रिपिंग जॉस के बीच में एंटर करता है, तो वहां पे सिर्फ वेव टेंशन के द्वारा ही जो हमारा वेब का धागा होता है, वो ग्रिपिंग जॉस के अंदर प्रवेश करता है। यहाँ पर ग्रिपर्स को ओपन और क्लोज करने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा मैकेनिज्म यूज नहीं किया जाता है। दिस काइंड ऑफ वेव ट्रांसफर इज कॉल्ड नेगेटिव वेव ट्रांसफर। तो गाइस, इस तरीके का जो वेव ट्रांसफर होता है, वो नेगेटिव वेव ट्रांसफर कहलाता है। गाइस, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। जब आपके ग्रिपर्स सेंटर में पहुंचते हैं, मतलब सिरे सेंटर पर पहुंचते हैं, तो वहां पर आपका इंसर्ट ग्रिपर जो धागा लेके सबसे पहले जाता है, तो वो धागा ट्रांसफर करता है आपके रिसीविंग ग्रिपर को। तो रिसीविंग ग्रिपर धागा जब इंसर्ट ग्रिपर से रिसीव करता है, तो वहां पे एक जर्क लगता है, और जर्क के द्वारा ही वो धागा इंसर्ट ग्रिपर से रिसीविंग ग्रिपर को ट्रांसफर हो जाता है। वहां पे ऐसा कोई सा भी मैकेनिज्म नहीं लगा होता है कि वो आपके रिसीविंग ग्रिपर के ग्रिपर ओपनर को खोले, इसके बाद में फिर आपका इंसर्ट ग्रिपर का धागा उसके अंदर एंटर हो, फिर आपका रिसीविंग ग्रिपर का दोनों जॉज क्लोज हो जाएं, इसके बाद में आपका इंसर्ट ग्रिपर का दोनों जो खुल जाएं, और इसके बाद में फिर आपका रिसीविंग रैपियर धागे को ले जाए। तो गाइस, इस तरीके की जो लूम होती है, जिसके अंदर नेगेटिव वेव ट्रांसफर प्रयोग किया जाता है, तो इस तरीके की लूम को हम नेगेटिव वेव ट्रांसफर रैपियर लूम कहते हैं। गाइस, एक लूम होती है पॉजिटिव वेव ट्रांसफर रैपियर लूम। तो गाइस देखिए, पॉजिटिव वेव ट्रांसफर रैपियर लूम क्या होती है। तो गाइस, जो हमारी पॉजिटिव वेव ट्रांसफर रैपियर लूम होती है, उसके अंदर जब आपका वेव का ट्रांसफर इंसर्ट ग्रिपर से रिसीविंग ग्रिपर को होता है, तो वहां पे जो ओपनिंग और क्लोजिंग का कंट्रोल होता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। और वहां पे क्या होता है कि सबसे पहले आपका रिसीविंग ग्रिपर पहुंचता है, और वो स्टे हो जाता है, और स्टे होने के बाद में जो ओपनिंग मैकेनिज्म होता है या क्लैंप ओपनर होता है, वो ग्रिपिंग जॉस को खोल देता है। आपका रैपियर रेडी हो जाता है धागा को रिसीव करने के लिए। इसके बाद में आपका इंसर्ट ग्रिपर धागा लेके पहुंचता है, और धागे को रिसीविंग ग्रिपर के दोनों जॉस के बीच में पकड़ा देता है। इसके बाद में रिसीविंग ग्रिपर के दोनों जॉस क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद में इंसर्ट ग्रिपर के दोनों जॉस खुल जाते हैं, और फिर उसके बाद में आपका रिसीविंग ग्रिपर धागे को राइट साइड में ले जाता है। तो गाइस, इस तरीके का जो वेव ट्रांसफर होता है, उसको पॉजिटिव वेव ट्रांसफर कहते हैं। और ऐसी लूम जिसके अंदर वेव ट्रांसफर पॉजिटिव होता है, तो इस तरीके के
रैपियर लूम को हम पॉजिटिव वेफ्ट ट्रांसफर रैपियर लूम कहते हैं। गाइस अब मैं आपको बताता हूं पेसेज ऑफ वेफ्ट यार्न इन द रैपियर लूम। तो गाइस मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिए, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो गाइस मैं स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूंगा कि किस तरीके से रैपियर लूम के अंदर वेफ्ट का पेसेज होता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे एक मैंने कोशिश की है एक अच्छा सा स्कीमेटिक डायग्राम बनाने की। तो गाइस देखिए यहाँ पे ये आपकी वेफ्ट क्रील होती है और इसके अंदर एक स्पिंडल लगा होता है। तो ये स्पिंडल है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है। इस स्पिंडल के ऊपर आपका वेफ्ट का पैकेज माउंट किया जाता है और यहाँ पे एक टेंशनर लगा होता है। तो गाइस ये जो टेंशनर होता है तो इसके बीच से पहले धागा जाता है, तब आपके वेफ्ट एक्यूमुलेटर के अंदर जाता है और वेफ्ट एक्यूमुलेटर से फिर आपका धागा जाता है लीफ टेंशनर के बीच से। यहाँ पे दो टेंशन ब्रेड लगे होते हैं या दो लीफ लगे होते हैं, तो इनके बीच से धागा पास होता है। और इसके बाद में ये होता है आपका वेफ्ट कंपनसेटर। तो ये जो आपका एक वायर दिख रहा है, तो वायर के ऊपर से ये धागा पास होता है और ये स्प्रिंग लोडेड होता है। तो ये धागे को टाइट करने का काम करता है और जो लीफ टेंशनर होता है ये आपके धागे को एक सफिशिएंट टेंशन देता है। इसके बाद में फिर आपका धागा पास होता है फिलिंग डिटेक्टर से। तो फिर फिलिंग डिटेक्टर के बाद में थ्रेड गाइड से यहाँ पे पास होता है और थ्रेड गाइड के बाद में फिर ये आपका ये वेफ्ट सिलेक्टर होता है और ये जो दिख रही है आपको ये वेफ्ट सिलेक्टर नीडल होती हैं। तो इसकी आई से धागा पास होता है और कहाँ पे जाके फंस जाता है, ये जो आपकी कैच प्लेट का जो स्लॉट होता है तो यहाँ पे जाके फंस जाता है। ये धागा यहाँ पे फंस जाएगा तो इधर को नहीं निकलने देता है और वहां पे आपका जो कैच कॉर्ड होता है वो आपके धागे को पकड़े रहता है और ये आपका सीजर होता है। तो सीजर कब काम आता है, जब आपका ग्रिपर धागा पकड़ लेता है, उसके बाद में आपका जो फिलिंग कटर है वो धागे को काटता है। तो गाइस अब मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ कि किस तरीके से आपका वेफ्ट पेसेज होता है। गाइस देखिए यहाँ पे जो हमारा वेफ्ट पैकेज होता है वो वेफ्ट क्रील के ऊपर माउंट किया जाता है और जो वेफ्ट के पैकेज की संख्या होती है वो आपके कपड़े में कितने कलर हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। और जो हमारा यार्न होता है वो सबसे पहले जो क्रील के अंदर थ्रेड गाइड लगी होती है तो उससे पास होता है और उसके बाद में जो आपका वेफ्ट टेंशनर होता है तो उससे फिर आपका धागा पास होता है और आगे जाके आपका धागा एक्यूमुलेटर के अंदर एंटर कर जाता है। और ये जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है तो ये सुनिश्चित करता है कि आपके वेफ्ट के यार्न की रेगुलर सप्लाई बनी रहे और आपका वेफ्ट का टेंशन पिकिंग के दौरान बिल्कुल कांस्टेंट रहे। गाइस कभी कभी क्या होता है कि जैसे जैसे आपका यार्न का पैकेज खाली होता जाता है तो उसका टेंशन बढ़ता जाता है। तो टेंशन बढ़ेगा तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी, आपको बार बार लूम के ऊपर वेफ्ट का टेंशन एडजस्ट करना पड़ेगा, तो फिर आपकी मशीन चलना मुश्किल हो जाती है। इसलिए जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है तो उसका काम एक ये भी होता है कि जब आपका पैकेज का साइज बदलता है और उससे आपका जो वेफ्ट टेंशन वेरी करता है तो उसको भी वो कंट्रोल करके रखता है, टेंशन को बढ़ने नहीं देता है। गाइस जो हमारा एक्यूमुलेटर के पीछे एक टेंशनर लगा होता है तो उस टेंशनर का काम होता है कि जो एक्यूमुलेटर के ऊपर यार्न की कॉइल बाइंड होती हैं तो वो दो एडजेसेंट कॉइल को ओवरलैप नहीं होने देता है। यदि टेंशन ढीला होगा तो कॉइल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी और अनबाइंडिंग के दौरान आपका वेफ्ट का धागा टूटेगा। तो जो टेंशनर होता है वो आपके धागे को टाइट रखता है जिससे कॉइल टू कॉइल ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। और गाइस लूम के अंदर जो नंबर ऑफ एक्यूमुलेटर्स यूज किए जाते हैं तो वो भी जितने आपके कपड़े में वेफ्ट के कलर चल रहे होते हैं तो उसी के आधार पर ये डिसाइड किए जाते हैं। जितने वेफ्ट के कलर आपके धागे में चलेंगे उतने ही नंबर ऑफ एक्यूमुलेटर आपको लूम के ऊपर यूज करना पड़ेगा। गाइस इसके बाद में जो आपका धागा होता है तो वो पास होता है आपके फिलिंग डिटेक्टर से और जो फिलिंग डिटेक्टर होता है तो उसके अंदर सिंगल चैनल भी हो सकता है और उसके अंदर मल्टी चैनल भी हो सकता है। जो हमारा फिलिंग डिटेक्टर होता है वो हमारे वेफ्ट की जर्नी पे कंप्लीट वॉच रखता है। यदि आपका जो फिलिंग इंसर्शन होता है या आपकी पिकिंग मोशन के दौरान हमारा वेफ्ट का धागा एक सेल्वेज से दूसरी सेल्वेज की तरफ जा रहा है तो या तो वो कंप्लीटली फेल्ड हो जाए धागा जाना या आपके वेफ्ट की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाए तो हमारा जो फिलिंग डिटेक्टर होता है लूम को इमीडिएटली स्टॉप कर देता है
गाइस यहाँ से जो आपका धागा होता है वो थ्रेड गाइड से जाता है। तो जो थ्रेड गाइड होती है वो धागों को अलग अलग करके रखती है, एक दूसरे के साथ में धागों को इंटेंगल नहीं होने देती है। और जो थ्रेड गाइड होती है तो उसके अंदर सेरेमिक के गाइड लगे होते हैं, तो उन आई से धागा पास होता है। फाइनली जो हमारा वेब का धागा होता है वो वेब सिलेक्टर की जो आई होती है उससे पास होता है, और पास होने के बाद में हमारा धागा आगे चला जाता है जहां पे आपका कैच प्लेट लगा होता है। तो कैच प्लेट धागे को होल्ड करके रखता है, और उसके बाद में आपका धागा जो कैच सेल्वेज होती है तो उसके द्वारा ग्रिप कर लिया जाता है। गाइस अब मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रैपियर वेब इंसर्शन सिस्टम। जो हमारा रैपियर वेब इंसर्शन सिस्टम होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे मैंने ये अभी डिफरेंशिएट नहीं किया है कि नेगेटिव वेब ट्रांसफर और पॉजिटिव वेब ट्रांसफर। हम आपको एक जनरल वर्किंग प्रिंसिपल बता रहे हैं किसी भी रैपियर वेब इंसर्शन सिस्टम का। तो गाइस मेरे वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिए, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो गाइस जो हमारा वेब का यार्न होता है तो उसको हमारा जो कैच सेल्वेज होता है वो होल्ड करके रखता है, और कैच सेल्वेज के अंदर 10 से लेके 20 धागे यूज किए जाते हैं। और जो हमारे कैच सेल्वेज के धागे होते हैं तो या तो उनको एक सेपरेट रील के ऊपर बाइंड किया जाता है, या फिर हम एक कैच सेल्वेज क्रील का प्रयोग करते हैं। तो कैच सेल्वेज क्रील के ऊपर हम छोटे छोटे यार्न के पैकेज माउंट करते हैं, और कैच सेल्वेज के अंदर हमेशा प्लेन वीव का यूज किया जाता है। और जो हमारी कैच प्लेट होती है वो जो टेम्पल का ब्रैकेट होता है तो उस पर माउंट होती है, बिल्कुल जस्ट क्लोज टू रीड होती है, मतलब रीड के बिल्कुल किनारे से लगी होती है। और जो हमारी कैच प्लेट होती है बीटिंग के बाद में वेब के धागे को आगे की ओर बढ़ने से रोकती है। गाइस अब देखिए अब क्या होता है, जैसे ही आपका रीड वेब इंसर्शन के बाद में लास्ट इंसर्टेड पिक को बीट करता है तो उसके बाद में जो हमारी वेब इंसर्शन की फ्रेश इंसर्शन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पे सबसे पहले आपका जो वेब सिलेक्टर नीडल होता है वो नीचे की ओर गिरता है, और जो वेब सिलेक्टर नीडल होता है वो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम सिलेक्ट होता है। जैसा आप अपने कंट्रोल कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम फीड करेंगे उसी के सीक्वेंस के हिसाब से आपका वेब सिलेक्टर का नीडल नीचे की ओर जाएगा। तो जैसे ही आपका वेब सिलेक्टर नीचे की ओर गिरता है तो आपका वेब का धागा इंसर्ट ग्रिपर के सामने आ जाता है, और जो आपका वेब का धागा होता है वो रैपियर गाइड को टच करने लगता है। अब जो आपका रैपियर्स होते हैं वो स्ले सेंटर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस देखिए जो आपका रिसीविंग ग्रिपर होता है वो पहले चलना स्टार्ट करता है, और उसके बिल्कुल थोड़े से अंतराल के बाद में आपका इंसर्ट ग्रिपर आगे चलना चालू करता है, टुवर्ड दी स्ले सेंटर आगे जाता है। गाइस जो हमारा इंसर्ट ग्रिपर होता है जैसे ही वेब के यान के नीचे से पास होता है तो वेब का धागा इंसर्ट ग्रिपर के स्लॉट के अंदर प्रवेश कर जाता है, और जो हमारा ग्रिपर्स का जो ग्रिपिंग प्रेशर होता है उसको हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो हमारा वेब का धागा है वो इंसर्ट ग्रिपर के दोनों जॉज के बीच में आसानी से प्रवेश कर जाए। तो इंसर्ट ग्रिपर के अंदर दो जॉज लगे होते हैं, एक अपर ग्रिपिंग जॉ होता है, एक लोअर ग्रिपिंग जॉ होता है, और जो ग्रिपर होता है उन दोनों के बीच में जो प्रेशर होता है तो उसको बहुत केयरफुली एडजस्ट करना पड़ता है। तो क्या होता है कि जैसे ही आपका रैपियर टुवर्ड द स्ले सेंटर मूव करता है तो वो धागा आपके दोनों ग्रिपिंग जॉज के बीच में अच्छे तरीके से प्रवेश कर जाता है। गाइस जब हमारा इंसर्ट ग्रिपर धागे को पकड़ता है तो यहाँ पर जो हमारा यान का टेंशन होता है या वेब टेंशन होता है उसको भी एडजस्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि आपके जो ग्रिपिंग जॉज होते हैं तो उनके बीच का प्रेशर और आपके वेब यान का टेंशन दोनों को बिल्कुल प्रॉपर रखना पड़ता है, और तभी आपका वेब यान का धागा एंटर ग्रिपर या इंसर्ट ग्रिपर के दोनों जॉज के बीच में एंटर करता है। गाइस जो हमारी सेटिंग होती है तो हम इस तरीके से करते हैं कि हमारा वेब का धागा जो ग्रिपिंग जॉज होते हैं तो उनके मिडिल तक जरूर पहुंच जाए, और जो हमारे ग्रिपिंग जॉज होते हैं उनके बीच में कोई भी यान स्लिपेज नहीं होना चाहिए। गाइस व्हेन द इंसर्ट ग्रिपर बिगिंस टू एंटर द शेड, और जैसे ही आपका इंसर्ट ग्रिपर शेड के अंदर
प्रवेश करना स्टार्ट करता है। जो आपका फिलिंग कटर होता है वो वेफ्ट के धागे को काट देता है और हमारे लूम के अंदर जो रैपियर गाइड होती है तो उसके ऊपर एक सेरेमिक गाइड लगाई जाती है, तो वो वेफ्ट गाइड होती है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो धागा होता है रीड से स्ट्राइक नहीं करता है, रीड से रगड़ के नहीं चलता है, तो रीड डैमेज होने के चांसेस फिर 0 हो जाते हैं। अब गाइस जब आपकी वेफ्ट इंसर्शन साइकिल आगे बढ़ती है तो वहां पे दोनों रैपियर सिले सेंटर की तरफ मूव करते हैं। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का रैपियर जो इंसर्ट ग्रिपर है वो भी आगे की तरफ जाता है टुवर्ड द सिले सेंटर, और आपका रिसीविंग ग्रिपर जो राइट साइड से आ रहा है वो भी टुवर्ड द सिले सेंटर जाता है। और गाइस जब दोनों आगे की ओर जाते हैं तो सबसे पहले हमारा रिसीविंग ग्रिपर सिले सेंटर की पोजीशन पर पहुंचता है और वहां पे अपने डॉयल पीरियड में वो रेस्ट करने लगता है। और जो हमारा रिसीविंग ग्रिपर होता है वो इंसर्ट ग्रिपर से वेफ्ट यार्न को रिसीव करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। अब गाइस जैसे ही हमारा जो इंसर्ट ग्रिपर होता है वो सिले सेंटर पर पहुंचता है तो हमारा इंसर्ट ग्रिपर द्वारा पकड़ा हुआ धागा रिसीविंग ग्रिपर के हुक की टिप से थोड़ा सा आगे निकल जाता है। जो धागा और हुक की टिप के बीच में क्लियरेंस होता है वो लगभग 3 mm के आसपास में होता है। तो जैसे ही गाइस आपका इंसर्ट ग्रिपर डॉयल पीरियड में आता है, मतलब इंसर्ट ग्रिपर का डॉयल पीरियड प्रारंभ होता है, तो हमारा रिसीविंग ग्रिपर टुवर्ड द फैब्रिक सेल्वेज चलना चालू हो जाता है। मतलब हमारा रिसीविंग ग्रिपर कपड़े की सेल्वेज की तरफ चलना चालू कर देता है। और जब हमारा रिसीविंग ग्रिपर बाहर की तरफ चलता है तो वो इंसर्ट ग्रिपर से धागे को खींचता है। मतलब जो रिसीविंग ग्रिपर होता है उसके बीच में धागा फंस गया और जब वो आगे की ओर चलता है तो धागे को पुल करता है। तो क्या होता है कि जो हमारा रिसीविंग ग्रिपर होता है तो उसका ग्रिपिंग प्रेशर हमेशा इंसर्ट ग्रिपर के ग्रिपिंग प्रेशर से हमेशा ज्यादा रखा जाता है। तो रिसीविंग ग्रिपर वेफ्ट यार्न को इंसर्ट ग्रिपर से पुल करता है और अपने दोनों ग्रिपिंग जॉस के अंदर पकड़ लेता है। अब गाइस क्या होता है कि जो हमारा इंसर्ट ग्रिपर है वो अपने डॉयल पीरियड के बाद में फैब्रिक की सेल्वेज की तरफ चलना चालू कर देता है और हमारा जो रिसीविंग ग्रिपर होता है वो सेट से बाहर आता है। तो बाहर आने के बाद में एक ओपनर फिट होता है रैपियर गाइड के ऊपर। तो जो हमारा ओपनर होता है वो रिसीविंग ग्रिपर के दोनों जॉस को ओपन करता है और वेफ्ट यार्न को कैच सेल्वेज के पास में रिलीज कर देता है। लूम के राइट साइड में जहां पे आपका रिसीविंग ग्रिपर होता है तो वहां पे एक सक्शन नोजल लगा होता है, वो हवा के द्वारा वेफ्ट यार्न के टेल को सक करता है और उसको टाइट कर लेता है। गाइस जैसे ही आपका रिसीविंग ग्रिपर धागा छोड़ने वाला होता है तो वहां पे जो हमारी कैच सेल्वेज होती है उसके धागे आपस में क्रॉस करते हैं और क्रॉस करने से कैच सेल्वेज के धागे वेफ्ट के टेल को अच्छी तरीके से होल्ड कर लेते हैं। और गाइस सेम टाइम में आपका इंसर्ट ग्रिपर भी सेट से बाहर आ जाता है और आपकी रीड इंसर्टेड पिक को बीट करती है। तो आपका कैच प्लेट धागे को अच्छी तरीके से पकड़ लेता है। जब हमारा वेफ्ट इंसर्शन होता है किसी भी रैपियर लूम के अंदर तो ये साइकिल बार बार चलती रहती है या कंटिन्यूअसली रिपीट होती रहती है। गाइस इस पिक्चर के माध्यम से भी थोड़ा सा आप समझिए कि किस तरीके से आपका रैपियर लूम के अंदर वेफ्ट इंसर्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए गाइस ये आपकी वेफ्ट की क्रील है ए और ये आपके यार्न पैकेज हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो यार्न पैकेज होते हैं तो जितने आपके कपड़े के अंदर वेफ्ट के कलर चलते हैं उतने ही यार्न पैकेज आपको यूज करने पड़ेंगे, या आपके कपड़े के अंदर जितने काउंट के धागे चलेंगे उतने ही आपको यार्न के पैकेज यूज करने पड़ेंगे और जितने आप यार्न पैकेज यूज करेंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ एक्यूमुलेटर्स यूज होंगे। तो ये आपके एक्यूमुलेटर्स हैं और ये आपका फिलिंग डिटेक्टर है। तो गाइस फिलिंग डिटेक्टर का काम मैंने आपको बता दिया। यदि आपका धागा टूट जाता है तो ये फिलिंग डिटेक्टर लूम को इमीडिएटली स्टॉप कर देता है। और ये आपकी थ्रेड गाइड होती है। तो थ्रेड गाइड का काम होता है जो आपके वेफ्ट के धागे होते हैं उनको एक दूसरे के साथ में इंटेंगल होने से रोक देती है। गाइस ये आपका वेफ्ट सिलेक्टर है। तो वेफ्ट सिलेक्टर का काम क्या होता है कि तो जो भी वेफ्ट आपके सेट के अंदर इंसर्ट होना है
तो वो नीडल नीचे की तरफ गिर जाती है। गाइस, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होता है, आपका वेब सिलेक्टर नीचे की तरफ गिरता है। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट वाली नीडल डाउन हो गई है, नीचे गिर गई। और यहीं पे आपका एक जो रैपियर गाइड होता है जिसके अंदर रैपियर चलता है, तो ये जो आपका रैपियर है तो ये इनिशियली पीछे होता है, यहाँ पे होता है। सबसे पहले आपकी ये फिंगर गिरती है, फिंगर गिरने पे आपका धागा नीचे गिर जाता है और वो आपके रैपियर गाइड को टच करने लगता है। इसके बाद में हमारा जो इंसर्ट रैपियर है तो ये टुवार्ड द स्ले सेंटर मूव करता है, इधर की तरफ मूव करता है। तो क्या होता है कि ये जो वेब का धागा होता है ये हमारे इंसर्ट ग्रिपर के सामने आ जाता है और जो इंसर्ट ग्रिपर के अंदर एक स्लॉट होता है तो उसमें प्रवेश कर जाता है। अब आपका जो वेब टेंशन होता है तो वेब टेंशन की वजह से हमारा वेब का धागा इंसर्ट ग्रिपर के दोनों जॉस के बीच में फंस जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही धागा फंस गया, इसके बाद में थोड़ा सा फिर आपका इंसर्ट ग्रिपर आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे ये आपका फिलिंग कटर लगा होता है, तो फिलिंग कटर धागे को काट देता है यहाँ पे। और इसके बाद में हमारा जो इंसर्ट ग्रिपर होता है शर्ट के अंदर प्रवेश कर जाता है। और सेम टाइम में क्या होता है गाइस कि हमारा जो रिसीविंग ग्रिपर है जो कि खाली आ रहा है वो शर्ट के अंदर जाता है और वो भी टुवार्ड दी स्ले सेंटर मूव करता है। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका रिसीविंग ग्रिपर होता है वो पहले चलना स्टार्ट करता है और इंसर्ट ग्रिपर बाद में चलना चालू करता है और वहां पे 4-5 डिग्री का फर्क होता है। तो गाइस, ये जो हमारा रिसीविंग ग्रिपर है वो पहले सेंटर में पहुंचता है और वहां पे अपने डॉयल पीरियड में रेस्ट करने लगता है और धागे को रिसीव करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। तो थोड़ी सी देर बाद में हमारा इंसर्ट ग्रिपर धागे को लेकर पहुंचता है और जो हमारा वेब का धागा होता है वो रिसीविंग ग्रिपर के हुक को थोड़ा सा क्रॉस कर जाता है। तो जैसे ही ये जो हमारा इंसर्ट ग्रिपर है इसका डॉयल पीरियड चालू होता है तो ये जो हमारा रिसीविंग ग्रिपर है ये वापस चलना चालू कर देता है। तो ये क्या करता है, धागे को खींचता है इंसर्ट ग्रिपर से। और इंसर्ट ग्रिपर से जब खींचता है, अब चूंकि जो हमारा रिसीविंग ग्रिपर है तो इसका ग्रिपिंग प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है इंसर्ट ग्रिपर के मुकाबले में, तो ये धागे को खींच के पकड़ लेता है अपने ग्रिपिंग जॉस के बीच में। गाइस, ये जो डिफरेंस होता है दोनों रैपियर की टाइमिंग के बीच में, तो इसका कारण ये होता है कि यदि हमारे दोनों रैपियर एक ही टाइम पे पहुंचेंगे तो दोनों का जो डॉयल पीरियड होगा वो सेम होगा। तो डॉयल पीरियड के दौरान आपका इंसर्ट ग्रिपर का धागा लूज पड़ सकता है और वो आपके रिसीविंग ग्रिपर के हुक से बाहर निकल सकता है, तो वहां पे आपका वेब ट्रांसफर फेल्योर हो सकता है। यही कारण होता है कि दोनों रैपियर की जो मूव करने की टाइमिंग होती है तो उसको डिफरेंट रखा जाता है। अब गाइस, ये धागा पकड़ के बाहर की तरफ ले जाता है यहाँ पे। तो ले जाने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर एक जो रैपियर गाइड में हमारा जो रिसीविंग ग्रिपर चलता है तो वहां पे एक ओपनर लगा होता है। तो ओपनर रिसीविंग ग्रिपर के ग्रिपिंग जॉस को ओपन कर देता है और वहां पे आपका वेब रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर ही एक सक्शन नोजल लगा होता है, वो धागे को सक कर लेता है, वो टाइट कर देता है और उसके बाद में वहां पर जो कैच सेल्वेज होती है वो सेम टाइम पे क्रॉस होती है। तो क्रॉस होने से क्या होता है, जो वेब का धागा है वो होल्ड हो जाता है धागों के द्वारा और उसके बाद में फिर बीटिंग होती है और फिर एक फ्रेश साइकिल चालू हो जाती है। तो गाइस, इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि रैपियर लूम क्या होती है और रैपियर लूम कितने प्रकार की होती है और जो हमारा रैपियर लूम के ऊपर वेब का पैसेज होता है वो किस तरीके से होता है और कोई भी रैपियर लूम का वेब इंसर्शन सिस्टम का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है। तो गाइस, देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।